Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal. We have already discussed what is health education, meaning of health education, characteristics of health education and types of health education in previous video. Now, here we will discuss what are the components of health education. बेसिकली इसके 6 कंपोनेंट होते हैं. इसमें से 2 कंपोनेंट यहाँ पर हम कवर करेंगे, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ. आइए चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये कंपोनेंट्स क्या हैं. असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज अ मीनिंग हमें समझ में आ चुका है. हेल्थ क्या है? हेल्थ बेसिकली क्या थी? इस फिजिकल हेल्थ वो थी जब कोई डिजीज़ नहीं थी, और जब मेंटल स्ट्रेस नहीं थी वो मेंटल हेल्थ थी. और ये जब मिल जाते हैं तो हम सोशल रिलेशनशिप अच्छे बनाते हैं, तो वो सोशल हेल्थ हमारी अच्छी बन रही थी. और मेंटल हेल्थ अच्छा होने पे हमारे इमोशंस अच्छे बन रहे थे, जिसकी वजह से इमोशनल हेल्थ अच्छी बन रही थी. तो ऑल ओवर हेल्थ अच्छी हो रही थी. वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट हो रहा था. अब इसके बाद आते हैं कि हेल्थ के क्या कंपोनेंट होते हैं. Health is a state of well-being in which all of the component of health are in balanced. बिल्कुल जो भी कंपोनेंट हैं हेल्थ के वो सब बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए. और यूथ हेल्थ एजुकेशन वर्क्स विद young people and their surrounding community इंक्लूडिंग स्कूल्स, पेरेंट्स, सराउंडिंग क्लब्स. और इसमें 6 असेंशियल कंपोनेंट हैं. वो असेंशियल कंपोनेंट क्या है? फिजिकल हेल्थ, जो अभी टाइप पढ़ रहे थे ना, उसके मीनिंग को समझने के लिए हम देख रहे थे कि एक हेल्थ में कितनी कितनी तरीके की हेल्थ होती है. एक्चुअली वही इसके कंपोनेंट हैं, वही इसके एलिमेंट हैं, वही इसके टाइप्स हैं. यदि आपके क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ हेल्थ तो भी यही आता है इसमें. तो कौन कौन सी टाइप्स है? फिजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, इसे हम मेंटल हेल्थ भी कह सकते हैं, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ. अब सब फिजिकल हेल्थ. व्हाट इज फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड बाय व्हाट हैज कैन एंड विल अफेक्ट your physical body such as genetics, diet, exercise, illness, disability, physical environment और economic situation. यानी कि फिज़िकल हेल्थ क्या है? फिज़िकल हेल्थ है कि हमारी फिज़िकल बॉडी ये कैसी है, कैसे एक्ट करती है, किसी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करती है, कितनी एक्टिव है. ठीक है, तो ये फिज़िकल कोई बीमारी है या नहीं है, हमारी डाइट कैसी है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड भी करती है. हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, डाइट्स पे डिपेंड करती है, एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है. ठीक है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है यदि सब कुछ हमारी जेनेटिक्स भी, जीन्स भी बहुत हाई क्वालिटी के हैं, डाइट भी बैलेंस डाइट हम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारा डेली का रूटीन बहुत अच्छा है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो हमें कोई फिज़िकली बीमारी नहीं होगी, हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी शायद नहीं होगी, है ना, जब तक कुछ मिसहैपनिंग नहीं हो जाती. और फिज़िकल एनवायरनमेंट भी हमारा अच्छा होता है तो फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है. जैसे हमारा घर, हमारा वर्क प्लेस, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, फिज़िकल एनवायरनमेंट से मीनिंग लिया गया है कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं और लोगों में आपस में कनेक्टिविटी है, वो हम मेनली साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डालेंगे. फिज़िकल एनवायरनमेंट में मेनली हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फर्नीचर, वहाँ की फ्रेश एयर, क्रॉस वेंटिलेशन, लाइट, नेचुरल लाइट, इन सब चीज़ों को लेते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें, वहाँ की बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, तो ये अच्छी होती है तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स, इनके फर्नीचर में डिफरेंस होता है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनकी हाइट में और विथ में अंतर होता है. तो ये सब अंतर, ये सारे डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ के अकॉर्डिंग होते हैं. क्योंकि प्राइमरी लेवल का जो स्टूडेंट होता है उसकी हाइट कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी विथ कम होती है,
और बाद में फिज़िकल डेवलपमेंट्स होने के बाद बच्चे की हाइट वेट और फिज़िकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फर्नीचर रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको इफ़ेक्ट करती हैं? फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और इससे ही फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड होती है। अब साथ में एक तो ये बात कर ली हमने कि फिज़िकल एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा हो, अब साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा हो, कि वहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, कम्युनिस्ट तरीके का बिहेवियर ना हो, है ना। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी टाइप का बिहेवियर एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बच्चा जो होगा एक फ्री एनवायरनमेंट महसूस करेगा, उसकी साइकोलॉजी पर, उसके मन पर, उसकी इनोवेटिवनेस पर, उसकी क्रिएटिविटी पर, उसकी थिंकिंग पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जबकि यदि एक कम्युनिज्म टाइप का एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है, एक प्रेशर महसूस कर सकता है, उसमें कोई इनोवेटिवनेस नहीं हो सकती, है ना। मतलब हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी इनोवेटिवनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो बाउंडेड ही सोचेगा, इसके ऊपर सोच ही नहीं सकता, इसके ऊपर सोचेगा तो मतलब उस पाथ से, उस वे से अलग जा रहा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा, प्रेशराइज कर दिया जाएगा, तो एक फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो फ्री एनवायरनमेंट भी उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ को तो करेगा ही करेगा, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ जब हमारी बिगड़ती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी की कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट डालता है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर जब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इन हार्मोनल इम्बैलेंस का, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, यदि किसी के पास, किसी फैमिली में बहुत लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, वो लो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, तो वो अपनी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स या एसेसरीज़ की चीज़ें वो बाद में दे पाते हैं। उनकी डाइट में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दे पाते, प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस फॉर्म में नहीं आ पाते, रिच सोर्सेज मेनली प्रोटीन के, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिज़िकल इकोनॉमिकल स्टेटस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो फिज़िकल हेल्थ बेसिकली क्या हुई, फिज़िकल हेल्थ हुई कि कोई भी व्यक्ति की फिजियोलॉजी का, उसकी बॉडी में होने वाली फंक्शनिंग का प्रॉपर वे में होना, और साथ में किसी भी डिजीज़, किसी भी बीमारी का ना होना। जो हमने लास्ट पीपीटी में पढ़ा था ना कि फिजियोलॉजिकल डिजीज़ का मीनिंग क्या था, फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिज़ीज़ पनपती है, और ये डिज़ीज़ हमारी हमारी फिज़िकल बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो वहीं फिज़िकल हेल्थ कुछ मीनिंग और करते हैं। फिज़िकल हेल्थ मीन एडिक्वेट बॉडी वेट, बिल्कुल एडिक्वेट बॉडी वेट का मीनिंग है कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग ICMR ने एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग कि कितनी एज पे कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, इवन गर्ल्स बॉयज़ दोनों का अलग अलग बनाया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग एडिक्वेट बॉडी वेट, बॉडी हाइट, सरकमफेरेंस ऑफ एज पर एज। सरकमफेरेंस किसकी, बॉडी की सरकमफेरेंस, ये हेड की सरकमफेरेंस, इन सब की कई चीज़ों की सरकमफेरेंस के नॉर्म्स बनाए हुए हैं ICMR ने। तो वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सरकमफेरेंस हैज़ पर एज एंड सेक्स, अभी मैंने बताया था एज के अकॉर्डिंग और सेक्स के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, विद एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ विजन, hearing, locomotion or movements, acceptable level rate, blood pressure, respiratory rate, chest circumference, head circumference और waist hip ratio etc. यानी कि ये इतनी सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी, क्या विजन, उसका एक तो देखो सबसे पहला क्या है, जब हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं तो एक फिज़िक्स सामने आता है। फिज़िक्स में सबसे पहले क्या विजिबल होता है, उस पर्सन की हाइट, उसका वेट, उसका सरकमफेरेंस। मतलब एक तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी
कि सर बड़े सरदार के पैर बड़े गंवार के, तो वो क्या है, सर बड़े का मतलब यानी कि इसकी हेड की सरकमफेरेंस। ये मानते हैं कि जब हेड का सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। अब जब ब्रेन का स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें जो एक्सॉन तुम लोगों ने सुना होगा, है ना, उसकी ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन किससे बनते हैं, एक्सॉन से बनते हैं। और ये एक्सॉन ही हमारे ब्रेन में बुद्धि को बढ़ाने और घटाने, मेमोरी को इम्प्रूव करने के काम आते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। तो नॉर्मली जब सरकमफेरेंस बढ़ गया हेड का तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बढ़ गया, ब्रेन का साइज बढ़ा तो क्या हुआ, उसमें एक्सॉन की संख्या बढ़ गई, एक्सॉन की संख्या बढ़ी तो क्या हुआ, ग्रे मैटर, वाइट मैटर बढ़ा। अब जब ग्रे मैटर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मेमोराइजेशन की पावर बढ़ गई। तो इसीलिए क्या माना जाता है कि जब सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है तो वो बुद्धिमान होता है। तो वो भी तो बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल हेल्थ का एक कंपोनेंट हो गया। तो इसका सरकमफेरेंस, और ये किसके अकॉर्डिंग, एज पर एज एंड जेंडर, है ना, एक्सेप्टेबल है क्या। एक उन्होंने एक विजन बना दिया है, विजन का लेवल की इस तरीके का, इतना विजन। तुम लोगों ने कई बार अपनी आईसाइट चेक कराने गए होंगे तो देखते होंगे डॉक्टर लिखते होंगे 6/6। ऐसे ही हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे कैसे डिनोट होते हैं कि हेयरिंग इम्पेयर्ड है ना। कई बार तो हमें भी कभी कभी कम सुनाई देता है, क्लास में बैठ के कम सुनाई देता है ना। हाँ, तो वो किस वजह से, वो कानों की वजह से या इस माइंड की वजह से कि हमारा अटेंशन टीचर की तरफ नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से हमें कम सुनाई दिया। हाँ, वो अटेंशन की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि तुम लोगों को हेयरिंग गड़बड़ हो गई है तुम्हारी। हेयरिंग के लिए भी एक कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और एक यूनिट जिसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया हुआ है कि इतने नॉर्म तक, इतने पॉइंट तक यदि उसको डिसेबल है सुनने के लिए, इसका डेसिबल होती है 20 डेसिबल नॉर्मल होता है मिनिमम यूनिट नंबर। तो यदि इतना सुनाई दे रहा है तो हम कहेंगे हाँ इसकी हेयरिंग पावर ठीक है। लोकोमोशन, मूवमेंट, हमारा हेड, देखो ऐसा होता है कि तुम सामने देख पाते हो, आंखें पीछे तो नहीं है हमारे सिर के। अब हमें अब पीछे देख रहा है तो क्या हमें सिर घुमा सकते हैं पूरा 360 की डायरेक्शन में या 180 की डायरेक्शन में। 180, हाँ, ये राइट टू लेफ्ट कहा जा सकता है, लेकिन क्या पीछे सिर घुमाया जा सकता है 160 के, नहीं। तो ये लोकोमोशन भी डिसाइडेड है। और कई बार आप लोगों ने कई सर्कस और कई उसमें देखा होगा कि लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बोन को जिस डायरेक्शन में नॉर्मली वो मूव नहीं करती हैं वो मूव कर लेते हैं, बिल्कुल मोड़ लेते हैं, हाथ उल्टा घुमा लेते हैं, राउंड राउंड बना लेते हैं, एक दूसरे को हाथों को एक दूसरे में लपेट लेते हैं रस्सी की तरीके से। तो आप सोचते हो वाह क्या कैपेबिलिटी है इनकी। नहीं, दिस इज़ नॉट कैपेबिलिटी, दिस इज़ अ डिजीज़, सिम्टम ऑफ डिजीज़। और वो डिजीज़ किसकी है, बोन की डिजीज़ है। एक्चुअली बोन का उनका सही डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, आजकल जुवेनाइल डायबिटीज़ भी तुम लोगों ने सुनी होगी कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब फिज़िकल हेल्थ के कंपोनेंट है। और यदि ये सब हमारी एज के, जेंडर के अकॉर्डिंग है तो ये एक्सेप्टेबल है और कहा जा सकता है कि वो बच्चा फिज़िकली हेल्दी है, फिज़िकली फिट है। ये देखिए एक हिंदी में भी दिया हुआ है इसमें, शरीर के विभिन्न तंत्रों का सामान्य विकास व कार्यरत होना जिसके कारण शारीरिक संरचना एवं शरीर की सभी क्रियाएं निश्चित रूप से अपने सामान्य स्तर को बनाए रखने के साथ ही उच्चतर की ओर अग्रसर हों, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड और कुछ बातें आगे की जा सकती हैं कि एक तो सबसे पहले हम लोगों को समझ में आ गई कि कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, फिट होना चाहिए। तो फिट होगा तो क्या होगा, उसमें फिजिकली एक्टिव होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी को जिस एज पर जितनी एक्टिविटी वो करता है उसके अकॉर्डिंग जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो फुलफिल हो रही होगी उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है।
फ्लूइड इनटेक भी उसका प्रॉपर होगा। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आप ठंडों में कम पानी पीते हो लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हो। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लूइड मांगती है, ज़्यादा लिक्विड डाइट मांगती है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, ठंडों में आप लोग ज़्यादा खा लेते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है। लेकिन गर्मियों में तो हम खाने का मन नहीं चाहता, क्या होता है? लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट क्यों? क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत होती है। तो ये जब देते हैं तो फिज़िकल हेल्थ बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। अल्कोहल और ड्रग, है ना, जब कोई व्यक्ति अल्कोहल और ड्रग का इंटेक बढ़ा देता है तो क्या होता है? उसकी फिज़िकल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोगों ने एक छोटी सी बात है कि कई बार सुना होगा कि टोबैको से क्या होता है, ये गम्स जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली क्या होता है, टोबैको में एक जिसे एनेस्थीसिया सुना है ना, ऑपरेशन होता है तो कई तरीके के एनेस्थीसिया होते हैं। तो उन एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न कर देते हैं या पूरा बेहोश करते हैं। कई तरीके का लोकल, जनरल और कई तरीके का एनेस्थीसिया होता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करने का काम करते हैं ये टोबैको। और लोग इसको गलत सोचते हैं कि नहीं, ये तो एक दवाई की तरह काम करता है। नहीं, दवाई नहीं है। तो ये भी फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। वो तो और बाकी तो तुम लोगों को पता ही होंगे कि किस किस तरीके से ड्रग एडिक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी को, लंग्स को और ये किडनी को, लिवर को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अब है मेडिकल सेल्फ केयर। देखो, मेडिकल सेल्फ केयर बिल्कुल नेसेसरी है। हमें जो फर्स्ट एड हम पढ़ते हैं तो हमें आनी चाहिए कि कौन सी दवाई कब लेते हैं या फर्स्ट एड में कौन सी कब देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा सेल्फ केयर कर लेते हैं। कैसी केयर कर लेते हैं कि, और नॉर्मली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो बीमारी होती है वो बढ़ती है ना अपनी स्टेज से, क्योर नहीं हो पा रही अब। क्यों? क्योंकि अब हाथ से निकल गई। क्यों निकल गई हाथ से? क्योंकि हमने पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लिया था घर पे, अपने आप से दवाइयाँ ले ली थी कई सारी कि ये दवाई इसके लिए ठीक है। नहीं, यदि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है तो समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाने होंगे डॉक्टर से। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अभी आपके और नेक्स्ट यूनिट में आने वाला है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के फिजिकल हेल्थ को टाइम टू टाइम चेकअप करवाता रहे, है ना, ताकि उसको पता चलता रहे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉपर वे में ग्रो कर रही है या नहीं, फिज़िकल डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा तो उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेस्ट एंड स्लीप, जिसको आजकल की ये हेक्टिक लाइफ में हम लोगों ने निगलेक्ट किया हुआ है या हम उसको ध्यान नहीं देते, या फिर हम ये कह सकते हैं ये चैटिंग, इंटरनेट, ये भी हमको इफ़ेक्ट आ रहा है। आप लोग भी बहुत देर तक जगते होंगे ना, तो ये जगने की आदत कम कर दो। क्यों? क्योंकि 11 बजे से पहले सोना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके बाद सोने पे हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़। हेल्दी बॉडी कब होगी? हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड जब जुड़ जाता है तो हम पूरी तौर से हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होती है। और इसमें ये देखो, यही पूरा फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड दिया है ना कि जॉगिंग करेंगे, सही रूटीन होगा, सही डाइट लेंगे, प्रॉपर स्लीपिंग होगी, तो क्या होगा, उससे हम फिज़िकली हेल्दी हो जाएंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड्स और आगे हैं। क्या स्टैंडर्ड्स हैं फिज़िकल हेल्थ के? वही जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हाइट, वेट ऑफ द बॉडी और फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, देखो ये तो हमने समझ में आ गया कि हाइट है और वेट हमारी बॉडी का हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग है, तो हम कहेंगे कि फिज़िकली हेल्दी है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल स्टेटस, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कई सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, वो सब सही हैं। कोई एसिडिटी, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हेडेक नहीं होता, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो क्या हम हेल्दी हैं? नहीं। अब सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो सकते हैं। क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेंटली रिटार्डेड बच्चों में, मैं मेनली बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, कि उनकी ग्रोथ तो हो गई होती है, प्रॉपर डेवलप ग्रोथ दिख रही है, एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट है, वेट है, सब कुछ है, लेकिन उनके माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ये सब क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ खराब है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। बिल्कुल, कि जो उसकी फिजिकल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मेंटल एबिलिटी हो। कई लोग क्या करते हैं, वो मतलब उनसे कहो कि आप कोई भी एक ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी गड्ढा है, वो चल रहे हैं, कि आप इसे कूद के पार कर लो। वो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। तो क्या है, उनकी फिजिकली तो एबल है वो, लेकिन मेंटली उन्हें अपनी हेल्थ पे विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और जब वो करते हैं, कूदते हैं, तो कूद जाते हैं। तो ये भी, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। नॉर्मली आपके पेरेंट्स आपसे कई बार कहते होंगे कि खुश होके खाओ, खुश होके खाओगे तो शरीर को लगेगा। ये मीनिंग क्या है? ये मीनिंग भी यही बताता है कि जब मेंटल हेल्थ हमारी उस फूड के लिए अच्छी होगी, उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो मेरी बॉडी में से ज़्यादा सिक्रीशन होगा, डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा निकलेंगे और उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे, और बॉडी उसका स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होके ब्लड में मिल जाएंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मनपसंद नहीं बनती तब उसको अफसोस के साथ, ज़बरदस्ती के साथ खाते हैं, तो हमारी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसका डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल हेल्थ। हमने पढ़ लिया ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और इसी तरीके से नेक्स्ट कंपोनेंट सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ बेसिकली क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू एंड मोर इंडिविजुअल, इंट्रैक्शन, सोशल, सोसाइटी। देखो, सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली है ना। आइसोलेशन में, अकेले में आप कभी किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो अपने आप से? हाँ, बातें की जा सकती है, लेकिन कब तक बातें करोगे भाई अपने आप से? नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। कई बार तो जो लोग अपने आप से बातें करते हैं उनको हम पागल कहते हैं। तो ये क्या है, अपने आप से बातें करना कुछ हद तक हेल्दी हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल अपने आप को सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन के लिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, लेकिन सोशल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें एक सोसाइटी का 2 लोगों का मिनिमम होना ज़रूरी है, और इस सोसाइटी की प्राइमरी यूनिट फैमिली है। तो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल रिलेशनशिप बनने के लिए 2 लोग मिनिमम है। 2 या 2 से अधिक लोगों में जब इंट्रैक्शन होता है तब हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है, सामाजिक संबंध बन रहे हैं। ये सामाजिक संबंध जितने अच्छे होते हैं तो उस व्यक्ति के सोशल हेल्थ पर, सामाजिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी किन किन के बीच इंट्रैक्शन होगा? फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, क्लासमेट, ये भी तो फैमिली ही होती है एक तरीके की, है ना। क्लासमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस टीम हो सकती है, मीडिया हो सकता है। अब तो सोशल दायरा बढ़ गया है, ये इंटरनेट स्टार्ट होने से सोशल मीडिया हो सकता है, इंटरनेट है जो चैटिंग, व्हाट्सएप, अब टेलीग्राम भी एक नया आ गया कि व्हाट्सएप में 250 से ज़्यादा स्टूडेंट एक बार, मतलब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते एक ग्रुप में, तो और टेलीग्राम आ गया कि उसमें 10,000 2,000 मतलब हज़ारों की संख्या में लोग आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीविज़न, मूवी, रेडियो, है ना, एफएम, ये सब क्या है, सोशल इंट्रैक्शन का मीडिया ही तो है ना। इससे क्या होता है, सोशल। अब है एक यूनिट बता दी है, सोसाइटी की यूनिट क्या है, फैमिली है। फैमिली मिलती है कई तो कम्युनिटी बनती है, सोसाइटी बनती है, बिग सोसाइटी बनती है, और इन्हीं के बीच इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप भी अलग तरीके के होते हैं। देखो, फैमिली मेंबर हो गए, वो पास के हो गए, तो उनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा वो क्लोज इंट्रैक्शन हो गया, तो क्लोज रिलेशनशिप हो गई। कम्युनिटी में थोड़ी दूरियां बढ़ गई तो उनके बीच इंट्रैक्शन होगा, थोड़ा फॉर्मल होगा, और वो कनेक्टिविटी, वो रिलेशन की स्टेबिलिटी में भी थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं। बाई चांस हम कॉलोनी छोड़ के दूसरी किसी कॉलोनी में रहने चले गए,
इसी तरीके से सोसाइटी, जितने ऊपर जाते जाएंगे हम ऑरेंज की तरफ जाते जाएंगे बिग सोसाइटी में, उतने हमारे रिलेशनशिप की स्ट्रांगनेस थोड़ी सी कम होती जाएगी और इंट्रैक्शन का मतलब ये क्लोजनेस थोड़ी। फिर है मीनिंग ऑफ सोशल हेल्थ। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट विद अदर इन हिज सोशल लाइफ एट होम, एट वर्क प्लेस एंड विद पीपल। सामाजिक जीवन में व्यक्ति के समायोजन करने की क्षमता को सामाजिक स्वास्थ्य कहा जाता है। हेल्दी बॉडी कब होगी? हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड जब जुड़ जाता है तो हम पूरी तौर से हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होती है। और इसमें ये देखो, यही पूरा फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड दिया है ना कि जॉगिंग करेंगे, सही रूटीन होगा, सही डाइट लेंगे, प्रॉपर स्लीपिंग होगी, तो क्या होगा, उससे हम फिज़िकली हेल्दी हो जाएंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड्स और आ गए हैं। क्या स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकल हेल्थ के? वही जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हाइट, वेट ऑफ द बॉडी और फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, देखो ये तो हमने समझ में आ गया कि हाइट है और वेट हमारी बॉडी का हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग है, तो हम कहेंगे कि फिजिकली हेल्दी है। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल स्टेटस, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कई सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं, वो सब सही हैं। कोई एसिडिटी, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हेडेक नहीं होता, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो क्या हम हेल्दी हैं? नहीं। अब सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो सकते हैं। क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मेंटली रिटार्डेड बच्चों में मैं मेनली बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि उनकी ग्रोथ तो हो गई होती है, प्रॉपर डेवलप ग्रोथ दिख रही है, एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट है, वेट है, सब कुछ है, लेकिन उनके माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो ये इफेक्ट करती है। कुछ 5 वेज है कि हम किस तरीके से सोशल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों से मिलो, उनके पास जाओ, उनसे कनेक्ट हो, है ना, नेचर से रिलेशन बनाओ और इसके साथ नर्चर यानी कि पालन पोषण भी अच्छा करो। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी आजकल जो वैल्यू क्राइसिस हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल पेरेंट्स जो होते हैं बोथ आर वर्किंग, सो वो अपने चाइल्ड को, स्टूडेंट याद आते हैं, अपने चाइल्ड को प्रॉपर उसकी नर्चरिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, उसके साथ रिलेशन उनके अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता उससे बात करने के लिए, जिसकी वजह से
आपस में फैमिली में रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, और जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि बच्चे कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, अपने इमोशन को शो ना कर पाने की वजह से कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो नर्चर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्राई न्यू थिंग, बिल्कुल कुछ नया एडवेंचर, कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। इससे भी सोशल रिलेशनशिप बढ़ते हैं, इम्प्रूव होते हैं, सोशल हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो हम कि कुछ अलग लोगों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं, समझ में आती है, तो हमारी ऑटोमेटिक सोशल हेल्थ इम्प्रूव होती है। और भाई सबसे बड़ा जिसकी वजह से हमारी सोशल रिलेशनशिप ख़राब होती है कि हम एक दूसरे पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी सोशल हेल्थ ख़राब होती है और जितने बने हुए रिलेशनशिप होते हैं वो भी बिगड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने पढ़ा इसमें कि किस तरीके से फिज़िकल हेल्थ होती है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ हमें फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। और फिज़िकल हेल्थ अच्छी होने के साथ साथ सोशल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सोशल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ तरीके बताए हुए हैं। आगे अभी हम और पढ़ेंगे किस तरीके से एक टीचर पेरेंट को अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कि सोशल हेल्थ को अच्छा रखें ताकि वो अपना सोसाइटी में फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाए। तो अब इसके आगे की हेल्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिज़िकल हेल्थ।